हेलो माय डियर स्टूडेंट। और हम जो हैं डिस्कस करते हैं आज कृषि रसायन का अध्याय नंबर फर्स्ट। जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके साहित्य कृषि अधिकारी हो या आपका कोई भी टॉपिक हो जिसमें ये देके रखा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, रामायण की जो है चर्चा नहीं करेंगे। मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, ठीक है। ये हमारा जो है चैप्टर का नाम है और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चाएं और टू द पॉइंट हम करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है मृदा की। किसकी बात आती है? मृदा की, यानी कि सॉइल। पहला क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है। पहला क्वेश्चन ही क्या बनता है कि जो सॉइल है, जो मृदा शब्द है, ये शब्द किस भाषा का बना है? तो ये शब्द लैटिन भाषा का। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है जिससे मृदा बना है? सोलम शब्द से। सोलम शब्द से। ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन यही आता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्लोर। जिसका शाब्दिक अर्थ फ्लोर होता है, फ्लोर या फर्श, ठीक है। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ध्यान रखें, लैटिन भाषा के शब्द से। और लैटिन भाषा का वो शब्द क्या है? सोलम होता है। फिर दो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, नोट डाल के आप लिख सकते हो। एक तो फादर पूछा जाता है, फादर ऑफ सॉइल साइंस, यानी कि मृदा विज्ञान के जनक। मृदा विज्ञान के जनक पूछे जाते हैं। और मृदा विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? बीवी डॉटुचेव। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो जनक हैं, कृषि रसायन के जो जनक हैं, कृषि रसायन के जनक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और ये जो साइंटिस्ट हैं इनका क्या नाम है? जेवी लेविड, ठीक है। इनका जो ये जो साइंटिस्ट हैं इनका क्या नाम है? जेवी लेविड। यानी कि कृषि रसायन के जो जनक हैं वो जेवी लेविड हैं और मृदा विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? बीबी डॉटुचेव होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक आप लिखिए। अब आगे बात आती है कि मृदा क्या है। देखो सीधी सी बात है, मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। इसको कभी 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 गतिशील प्राकृतिक पिंड भी कह देते हैं, डायनेमिक नेचुरल बॉडी भी कह देते हैं, है ना। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो है प्रेजेंट रहती है मृदा, है ना। सबसे बड़ी बात, मृदा का काम क्या होता है भाई? मेनली हम मृदा क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पादप वृद्धि, हमें क्या कराना है? मृदा में पादप वृद्धि करानी है। तो पादप वृद्धि के रेफरेंस में हम बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं मृदा का, है ना। और आप देखो मृदा जो है पादप वृद्धि के लिए माध्यम, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए मीडियम भी प्रोवाइड कराती है ना। इसकी भी चर्चाएं हम करेंगे, ठीक है। और इस मृदा को एक चीज़ याद रखना, कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता है ना। चट्टानों के अपक्षय से ही मृदा का निर्माण होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन जहाँ से आता है हम उसकी बात करेंगे, टेबल, है ना। भले एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कई बार पूछ ली कि मृदा प्राकृतिक पिंड है या किस प्रकार का है, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है? प्राकृतिक पिंड, यानी कि नेचुरल बॉडी है। क्या है? नेचुरल बॉडी है। यह पादप वृद्धि के लिए, यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक प्राकृतिक माध्यम है। इसे इसे मतलब मृदा, है ना। इसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता, है ना। इसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चट्टानों जा सकता, चट्टानों के अपक्षय से ही इसका निर्माण होता है।
क्या होता है, चट्टानों के अवशेष से ही इसका क्या हो रहा है, निर्माण होता है। और याद रखें जो मृदा की बात होती है तो ये विभिन्न संस्तरों की बनी होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे मृदा परिच्छेदना में। तो आप इसको जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए, है ना, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, आपको और कोर्स चाहिए तो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो मृदा का जो अध्ययन आपके रेफरेंस में यदि बात करें तो मृदा का अध्ययन बात आती है, क्या कहलाता है। तो देखो मृदा का अध्ययन दो प्रकार का रहता है, एक तो रहता है पेडोलॉजी, है ना, और एक रहता है एडोफोलॉजी। ये जो पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किस भाषा के शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द। पेडोलॉजी की बात हो या एडोफोलॉजी की बात हो, दोनों ही क्या हैं, ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। पेडोलॉजी का मतलब होता है केवल और केवल मृदा का अध्ययन, मृदा के निर्माण, मृदा के वितरण, है ना, इनका जो अध्ययन होता है, मृदा का निर्माण, मृदा के वितरण का अध्ययन जो रहता है वो क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। तो ये हम लिख लेते हैं, मृदा के निर्माण, है ना, जन्म तथा वितरण का अध्ययन, ये ध्यान रखें, है ना, वितरण का अध्ययन, ये क्या कहलाता है भाई, ये पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखें मृदा के निर्माण, जन्म और वितरण, ओनली हम मृदा की जब बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका पेडोलॉजी कहलाएगा। और जबकि एडोफोलॉजी क्या होता है, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन, है ना, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन, ये क्या कहलाएगा, ये उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन क्या कहलाएगा, एडोफोलॉजी कहलाएगा। तो ध्यान रखें पेडोलॉजी एडोफोलॉजी दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पेडोलॉजी का मतलब होता है केवल और केवल मृदा की बात हो रही है, उसका जो अध्ययन है। लिखिए जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए भाई, जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम प्रोवाइड कराती है। ध्यान रखें मृदा क्या है, एक प्राकृतिक पिंड है और पादप वृद्धि के लिए क्या है, माध्यम प्रोवाइड कराती है। तो माध्यम किस प्रकार से जो है प्रोवाइड कराती है, इसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो इसमें ही आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हेडिंग डालें आप, एक हेडिंग डालें, मृदा पादप वृद्धि के लिए माध्यम, हेडिंग डालें भाई, मृदा पादप वृद्धि के लिए माध्यम, है ना, किस प्रकार से जो है माध्यम रहता है, ये इसकी जो है चर्चाएं हम करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो आप एक चीज देखो कि जो पादप होता है उनको मृदा क्या क्या दे रही है। आप देखो कभी आपने फसल जो भी प्लांट रहता है तो मृदा से क्या क्या मिलता है। सबसे फर्स्ट तो आपके पोषक तत्व भी मिलते हैं, है या नहीं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके क्या मिलते हैं, सबसे फर्स्ट पोषक तत्व मिलते हैं। अब आप देखो जनरली आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं। इस 17 में से जो है 17 में से केवल 14 पोषक तत्व ही मृदा से प्राप्त होते हैं, याद रखें। तो पोषक तत्व की बात करें तो पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं, है ना, मृदा से प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोषक तत्व जो मृदा से प्राप्त होते हैं वो केवल 14, मतलब आपके जो है जो 17 पोषक तत्व होते हैं, कितने होते हैं, 17 होते हैं, उसमें से 14। तो ये लिखो, फिर मैं आगे लिख देता हूँ इस चीज़ को।
केवल 17 पोषक, ऐसे लिखो 17 पोषक तत्वों में से 17 पोषक तत्वों में से 14 पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ को छोड़कर, है ना, कुछ को छोड़कर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ को छोड़कर। अच्छा, 17 पोषक तत्वों में से 14 प्राप्त होते हैं, तो कौन से प्राप्त नहीं होते हैं, ये कोष्टक में लिख लेते हैं। चलो ये बात है ना, जो है CHO को छोड़कर, है ना, ये लिख लेते हैं। तो याद रखें, जो है 17 में से 14 पोषक तत्व जो रहते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहते हैं वो मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। तो बात करें तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये प्राप्त किससे होते हैं, तो ये भी हम यहीं नोट डाउन कर लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये जो है हवा एवं पानी से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, हवा एवं पानी से प्राप्त होते हैं। और 8, इनमें 8 और पोषक तत्व है, जो दोनों 8 पोषक तत्व जो मृदा से भी प्राप्त होता है और 8 जो हवा से भी प्राप्त होता है। वो कौन सा पोषक तत्व कई बार पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में लिख सकते हैं, यह है मृदा एवं हवा दोनों से प्राप्त होता है ना। नाइट्रोजन जो है मृदा से भी प्राप्त होता है और नाइट्रोजन जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा हवा से भी प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दो पोषक तत्व की बात हो रही, पोषक तत्वों के बारे में। दूसरा जल, जल भी भाई जल माध्यम, मैंने कहा था कि जो मृदा होती है वो पौधों के लिए आवश्यक माध्यम प्रोवाइड कराती है, तो पोषक तत्व प्रोवाइड कराती है। एक क्या है, जल प्रोवाइड कराती है, भाई जल भी तो प्रोवाइड कराती है कि नहीं है। और क्या प्रोवाइड कराती है मृदा, यांत्रिक आधार, देखो यांत्रिक आधार, ये भी क्या है, यांत्रिक आधार, ये भी मृदा प्रोवाइड कराती है। आप देखो खड़े रहने के लिए यांत्रिक आधार, लेकिन आजकल तो नई हाइड्रोपोनिक्स और ये सब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पर फिर भी जो फसल मृदा में उगी हुई है उसको तो यांत्रिक आधार जो है यही प्रोवाइड कराती है। साथ ही जड़ों के लिए श्वसन की, जड़ों के श्वसन के लिए जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन ये भी तो मृदा से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन मृदा से प्राप्त होती है। ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पोषक तत्व जो है मृदा से नहीं लिया जाता है, तो मृदा से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो तत्व होते हैं ये मृदा से नहीं लिए जाते हैं, तो किससे लिए जाते हैं, हवा, पानी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो मृदा और हवा दोनों से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखें। नाइट्रोजन जो है मृदा से भी प्राप्त होती है और आपके हवा से भी प्राप्त होती है। बाकी जल और यांत्रिक आधार और जड़ों के लिए श्वसन, तो ये बात हो रही, ध्यान रखें ये बात हो रही मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम रहती है, ठीक है भाई। यहाँ तक जो है क्लियर है, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो आगे बढ़े भाई, अब और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं मृदा अवयव, साथ में हेडिंग डालो भाई, मृदा अवयव, सॉइल कंपोनेंट। तो मृदा अवयव जो हैं डायरेक्ट शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखो मृदा अवयव के लिए चार्ट बता देता हूं मैं ना, चार्ट बना के। एक तो होता है मृदा अवयव में, एक तो होता है ठोस, मृदा ठोस, जो कितना रहता है 50% रहता है, ठीक है। और एक होता है रंध्रावकाश, ये भी कितना रहता है 50%, ठीक है। मृदा, एक तो मृदा अवयव में क्या होता है, एक तो ठोस होता है और एक रंध्रावकाश होता है। मृदा
ठोस कितना 50% और रंध्रावकाश कितना 50%। अब इस मृदा ठोस को भी आगे विभाजित करें तो इसमें जो है खनिज, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ कितने 45% होते हैं। और ठोस में क्या होता है, कार्बोनेट पदार्थ होता है, कार्बोनेट पदार्थ होता है। और कार्बोनेट पदार्थ कितना होता है 5% होता है। ठीक है, रंध्रावकाश की बात कर लेते हैं। तो रंध्रावकाश में देखो एक तो मृदा जल आता है, मृदा जल, और एक आती है मृदा वायु। यानी कि जो मृदा में उपस्थित जो रंध्रावकाश है या तो उसमें जल होगा या वायु होगी, है ना, जल नहीं हो रहा तो यही तो बात कर रहे हैं हम। और मृदा वायु इसका रहता है 25% जो है इसका, और 25% इसका। तो याद रखें, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि मृदा अवयव में जो है खनिज पदार्थ कितना, कार्बोनेट पदार्थ कितना, मृदा जल कितना और मृदा वायु कितना। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। बाकी इसको एक गोला सर्कल के तौर पर भी जो है दर्शाया जा सकता है। ठीक है, सर्कल के तौर पर जो है यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे खनिज पदार्थ जो है हम आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज, है ना, वो सभी मृदा में उपस्थित रहते हैं। तो वो 45% जो है हिस्सा रहता है। कार्बोनेट पदार्थ की बात करें तो 5% है, लेकिन ये बोलते जरूर हैं भाई सॉइल कंपोनेंट, लेकिन कई जगह जो है कार्बोनेट पदार्थ जो है और भी कम रहता है, 8% से भी कम देखने को मिलता है आजकल तो, है ना। मृदा जल और मृदा वायु, है ना। मृदा वायु में क्या क्या रहता है इसकी चर्चाएं हम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। जो मृदा वायु रहती है उसमें कौन कौन सी ऑक्सीजन, कौन कौन सी क्या रहता है, उसकी भी चर्चा हम करते हैं। चलिए पहले ये लिख लो आप, फिर देखते हैं। लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा सर्कल के रूप में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। है ना, ठीक है, ये थोड़ा सर्कल सा हो गया। अब इसमें इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका मृदा जल। ठीक है, और ये हो गया मृदा वायु, और ये जो है ये आपका हो गया कार्बोनेट पदार्थ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। और ये हो गया खनिज पदार्थ, है ना। परसेंटेज मैं बता ही चुका हूँ, ये भी 25%, ये भी 25%, ये 45% और ये 5%। ध्यान रखें, ये जो है आयतनात्मक जो है संगठन है। ठीक है भाई, चलिए मृदा का, तो ये भी आप जो है थोड़ा सा बनाइए अच्छे से इसको, बढ़िया आपको दिख रहा होगा परफेक्ट वे में। चले, अब यहाँ पर जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि मृदा आयु और इसका जो है आयतन, कई बार जो है मृदा जल और मृदा वायु का जो है आयतन पूछ लिया जाता है, या सॉरी अनुपात पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, मृदा जल और मृदा वायु इन दोनों का अनुपात जो है कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है। ये देखो 8:1, या इसको हम 50:50 भी कह सकते हैं, क्योंकि 50% जो है। ठीक है, आप सिंपल करोगे तब 8 ही आएगा। 25:25 भी कह सकते हैं, तो ध्यान रखें इसको। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जैसे खनिज पदार्थों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सब देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए भाई, लिख लिया। अब देखो, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो लिखेंगे टेबल। ये क्वेश्चन आता है आपके मृदा वायु से। एक्चुअली क्या है, मृदा वायु में क्या क्या
कितना मात्रा में जो है प्रेजेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लेकिन हम यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक परफेक्ट वे में, चलो लिख ही लेते हैं हम। सबसे पहले मृदा वायु में जो है नाइट्रोजन की बात होती है। मृदा वायु में 79% नाइट्रोजन मिलती है। फिर बात होती है मृदा वायु में ऑक्सीजन की भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मृदा वायु में जो ऑक्सीजन है वो कितनी रहती है भाई। ऑक्सीजन रहती है 21%। कितनी रहती है ऑक्सीजन? 21% होती है, ध्यान रखें इसका। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 की मात्रा वो होती है 0.3%। याद रखें भाई, देखो यहाँ पर अंतर केवल इतना ही है। मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? मृदा वायु में CO2 की मात्रा कितनी है भाई? 0.3% है। जो मैं यहाँ आगे लिख सकता हूँ, जो वायुमंडलीय CO2, वायुमंडलीय CO2 कोष्टक में लिख लो, वायुमंडलीय CO2 कितनी? 0.03%। जो वायुमंडलीय CO2 से 10 गुना अधिक है। अरे अधिक, देखो आप, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जो मृदा होती है, मृदा में CO2 की मात्रा कितनी? 0.3% होती है, और वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। इसका मतलब मृदा वायु में जो CO2 होती है वो कितने गुना अधिक होती है? 10 गुना अधिक होती है। ये याद रखना, मतलब मृदा वायु में जो CO2 होती है वो ज़्यादा होती है वायुमंडलीय CO2 की। अब जैसे ppm में बात करें तो ये तो ppm में आपके 300 ppm बनती है ना, और ये अगर ppm में बात करें तो ये 3000 ppm, कितना? 3000 ppm जो है रहती है। ठीक है भाई, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़े। अब आती है आपकी मृदा परिच्छेदना की बात, है ना। मृदा परिच्छेदना, हेडिंग डाल लो भाई। हेडिंग डालो, मृदा परिच्छेदना। यानी कि सॉइल प्रोफाइल। यहाँ भी टू द पॉइंट बात करेंगे। जो क्वेश्चन आता है सॉइल प्रोफाइल, देखो मृदा परिच्छेदना क्या है? जब मृदा का निर्माण होता है चट्टानों से, आपको पता हो तो चट्टानों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है कई वर्षों में। तो जब निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्स बनते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जब आप उसकी ऊर्ध्वाधर काट देखते हो, जब मृदा को ऊर्ध्वाधर काट में आप जो है अच्छे से गड्ढा खोदते हो और उसके बाद उसकी ऊर्ध्वाधर काट देखते हो, तो बहुत सारे आपको स्तर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से देखो, जैसे ये ऊपरी स्तर, ये इस प्रकार से जो है डिफरेंट आप उनको अंतर कर सकते हो, कलर के आधार पर कर सकते हो, अलग मतलब बहुत सारी चीज़ों के आधार पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि भैया इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है। तो मतलब आपको स्पष्ट रूप में स्तर दिखाई देते हैं। कब? जब आप मृदा को ऊर्ध्वाधर काट में जब खोदते हैं, है ना, आप खुदाई करो बढ़िया तरह से ऊर्ध्वाधर काट में, तो आपको परफेक्ट वे में सॉइल प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये आपका जो है, हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जब मृदा होती है, मृदा की जो ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह तक, नीचे चट्टानों तक जो वर्टिकल भाग जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदना कहते हैं। यानी कि आपने गड्ढा खोदा, या हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर काट लगाया, कहाँ से? ऊपर से लेके और कहाँ तक? नीचे चट्टानों तक। आपको पता हो तो मृदा के नीचे क्या है? चट्टानें, क्योंकि चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं और मृदा का निर्माण होता है। और मृदा का जो निर्माण हो रहा है वो किसका निर्माण होता है? प्रोफाइल का निर्माण होता है, विभिन्न संस्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है संस्तर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये संस्तर हम बाद में बनाएंगे, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा जो है कई बार एग्जाम में क्या है, परिभाषा आ जाती है और पूछ लिया जाता है ये क्या है, मृदा परिक्षेत्र है, मृदा संरचना है, क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे भाई, मृदा की
मृदा की ऊपरी सतह से लेकर मृदा की ऊपरी सतह से लेकर नीचे के चट्टानों तट के ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल या आप कह दो उसको ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर जो है आप कह सकते हो कि ऊर्ध्वाधर भाग जो या वर्टिकल भाग, चट्टानों तक के ऊर्ध्वाधर भाग को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बहुत सारी जो चट्टान होती हैं, चट्टानों पर बहुत सारी जो शक्तियाँ होती हैं, मैं बताऊंगा किस प्रकार से जो है अपक्षय होता है, रासायनिक, भौतिक और आपके जैविक अपक्षय भी होता है, जिससे चट्टानें जो हैं टूटती हैं और लंबे समय बाद धीरे धीरे विभिन्न संस्तरों में विभाजित हो जाती हैं। और उन्हीं संस्तरों को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्स कहते हैं। और जो संस्तर बनते हैं, 1 बाई 1 जो संस्तर बनते हैं, उन सबको मिलाकर हम मृदा परिच्छेदिका भी कह देते हैं। तो इसको भी हम एक लाइन में लिख देते हैं, इसको भी हम एक लाइन में लिख देते हैं। देखो साथ के साथ आप नोट डाउन करेंगे, मृदा निर्माण के कारक शक्तियों के, मृदा निर्माण की के कारक शक्तियों के, मृदा निर्माण के कारक शक्तियों के लंबे समय तक कार्यरत रहने से, लंबे समय तक कार्यरत रहने से, भाई यही तो कह रहा है कि मृदा निर्माण के कारक जो मृदा का निर्माण करवाएंगे उनके लंबे समय तक कार्यरत, मतलब लंबे समय तक ये कारक जो हैं चट्टानों को तोड़ रहे हैं, है ना। कार्यरत रहने से पृथ्वी के मूल द्रव्य का मतलब है चट्टान, पृथ्वी के मूल द्रव्य का हम बात कर सकते हैं चट्टान, पृथ्वी के मूल द्रव्य धीरे धीरे विभिन्न संस्तरों में, विभाजित हो जाते हैं। साथ ही साथ नोट डाउन करें ना, विभाजित हो जाते हैं। और इन्हीं संस्तरों को जो है, इन परतों या इन्हीं संस्तरों को मिलाकर क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदना। इन्हीं संस्तरों को मिलाकर मृदा परिच्छेदना कहते हैं। सीधी सी बात है, चट्टानों के सिंपल सी भाषा में बात करें तो भैया चट्टानें टूट रही हैं, चट्टानें टूटने से विभिन्न संस्तर बन गए और इन्हीं संस्तरों को हम क्या कहते हैं? मृदा प्रोफाइल कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें भाई। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब आपको पता हो तो ओ ए बहुत सारे जो हैं हॉरिजॉन बनते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए। देखो सबसे पहले तो ऊपरी संस्तर होता है, हाँ चलिए नाम दे देते हैं। एक तो है ओ, ए, बी, सी और 8 होता है आर। आर जो रहती है, जो आर जिसे हम डिनोट करते हैं आर, ये होती है बेड रॉट, ठीक है। तो आपके मेनली देखा जाए तो ओ, ए, बी और सी। अब इसमें भी देखो A1, A2, A3 इस प्रकार से डिवाइड है।
B1 B2 B3 जो है डिवाइड हैं, सी तो ऐसे ही है ना। अब ये हॉरिजॉन इस प्रकार से जो है नामकरण किया गया है इन हॉरिजॉन का। जो संस्तर बनते हैं, ओ संस्तर सबसे ऊपरी, ओ संस्तर, फिर ए, फिर बी और फिर सी, फिर आर। ठीक है भाई, ये 5 जो है आपके संस्तर जो है इनमें विभाजित किया गया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, क्वेश्चन करना। एग्जाम में आपके क्वेश्चन होना चाहिए, तो क्या क्या क्वेश्चन आता है उसकी चर्चा है हम कर लेते हैं। देखो, ये जो सबसे ऊपरी ओरिजिन होता है ये होता है कार्बोनेट, वो मतलब ऑर्गेनिक कार्बोनेट संस्तर होता है। पहली बात हो रही थी कौन सा संस्तर जो है कार्बोनेट होता है, ओ संस्तर होता है। और ओ संस्तर का निर्माण जो जनरल हैं, जो बड़े बड़े जनरल हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओ संस्तर केवल और केवल जनरल या अतिसठ भूमि जहाँ पर खेती का कार्य नहीं किया गया है, वहाँ उस मृदा में आपको ओ हॉरिजॉन देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ है, इसका मतलब जो जहाँ पर आप कृषि कार्य कर रहे हो, जहाँ पर जुताई वाला कार्य कर रहे हो, वहाँ पर तो ये हॉरिजॉन अनुपस्थित होगा। तो याद रखें, ओ संस्तर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओ संस्तर जिसे कार्बोनेट संस्तर कहते हैं, और यह जंगलों में देखने को मिलता है। जंगलों में प्राय बनता है। कहाँ पर बनता है, जंगलों में प्राय बनता है। और अभी बात हुई कि जब जंगलों में बनता है तो जंगलों में ही रहेगा। ये जो आप जहाँ पर कृषि कार्य करते हो, जहाँ पर आप फसल बोते हो, उस संस्तर में, उसमें, उस मृदा में ये संस्तर अनुपस्थित होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हॉरिजॉन जो है कृषित भूमि या एरेबल लैंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरेबल लैंड, में एब्सेंट होता है। याद रहे क्या होता है, एब्सेंट होता है। और एक और चीज, इस ओ हॉरिजॉन को, इसको वर्जिन सॉइल भी कह देते हैं। ठीक है भाई, वर्जिन सॉइल, क्वारी मृदा भी कहते हैं। ओ संस्तर को वर्जिन सॉइल भी कहते हैं। क्यों, आप देखो यहाँ पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हैं, इसीलिए तो जुताई वाले, आप देखो जंगलों में थोड़ी आप खेती करने जाते हो, है ना। अब ये मत कह देना सर काटो जलाओ वाली खेती अलग, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि ओ हॉरिजॉन केवल कहाँ पर बनता है, जंगलों में, या जहाँ वेस्टेज भूमि है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनकी पत्तियाँ झड़ती हैं और धीरे धीरे उनका विच्छेदन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और तब किसका निर्माण होता है, कार्बोनेट संस्तर का। और निर्माण किससे होता है, विच्छेदन से। इसका निर्माण किससे होता है, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन मतलब विच्छेदन, डिकम्पोजिशन, विच्छेदन मतलब विच्छेदन क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाएं हैं, वो जो पदार्थ होते हैं, कार्बोनेट पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं, उन पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया होती हैं, तब क्या बनती है, ह्यूमस बनती है। और ये पूरी प्रोसेस ह्यूमिफिकेशन भी होता है। ह्यूमिफिकेशन यानी कि कार्बोनेट कॉलोइड जो हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं, या ह्यूमस का बनना हो वो ओ संस्तर को बनाता है। कुल मिला के ह्यूमिफिकेशन, मैं आगे बताऊंगा ह्यूमिफिकेशन क्या है। ह्यूमस का बनना, ह्यूमस मतलब कार्बोनेट कॉलोइड, इसका बनना, ये आगे हम चर्चाएं करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लें, ओ हॉरिजॉन जो होता है कार्बोनेट संस्तर होता है, जंगलों में प्राय बनता है। कृषित भूमि, एरेबल लैंड या जुताई वाली जो भूमि होती है जहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं, वहाँ पर ये एब्सेंट होता है। याद रखें, वर्जिन सॉइल कहते हैं, इससे बनने वाली जो मृदा होती है वो क्या कहलाती है, वर्जिन सॉइल कहलाती है। चलिए अब बात करेंगे ए हॉरिजॉन की। जो ए हॉरिजॉन होता है ये आपका टॉप मोस्ट हॉरिजॉन होता है। ए हॉरिजॉन क्या होता है, टॉप मोस्ट आपका हॉरिजॉन होता है। क्या होता है, टॉप मोस्ट हॉरिजॉन होता है। अब इसे हम, जैसे आप जहाँ पर जुताई कार्य कर रहे हो ना, जुताई वाली जो भूमि होती है उसका सबसे ऊपरी संस्तर होता है ना। और सबसे बड़ी बात, ये खनिज संस्तर होता है, इसमें खनिज होते हैं। इसलिए हम कह देते हैं जो ए संस्तर के बारे में क्या कहा गया है, यह ऊपरी खनिज संस्तर है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, जो ए हॉरिजॉन होता है ये ऊपरी खनिज, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन, क्या है, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजॉन होता है। और इसे ह्यूमस व कार्बोनेट पदार्थ मिला होता है। इसमें क्या क्या मिला होता है भाई, ऊपरी खनिज संस्तर होता है,
और ये टिस टिस से मिलकर बना होता है। देखो एक तो इसमें ह्यूमस होती है एंड और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या, ऑर्गेनेट मैटर, सॉरी है ना, ऑर्गेनेट मैटर, ऑर्गेनेट मैटर भी इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन ये ओ ए हॉरिजॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपकी जुताई वाली भूमि में प्रेजेंट होता है। तो याद रखें ए संस्तर, जिसे ऊपरी सबसे ऊपरी खनिज संस्तर अगर आपसे कोई पूछ ले तो ए संस्तर होता है। अब एक और चीज़ सुने भाई, कई बार क्या होता है यहाँ एक क्रिया देखने को मिलती है जिसे कहते हैं आई ई वाला इलुविएशन, ई वाला इलुविएशन, ध्यान रखें। ई वाला इलुविएशन का क्या मतलब है, एक्चुअली क्या है, इसमें जो मृत्तिका होती है, लोहा होता है, एल्युमिनियम के जो आउटसाइड होते हैं, मृत्तिका मतलब क्ले, क्ले क्या होते हैं ए संस्तर से निचले संस्तर में चले जाते हैं। कहाँ से, ए संस्तर से किस संस्तर में चले जाते हैं, बी संस्तर में चले जाते हैं। ये याद रखना, किस संस्तर से, ए संस्तर से किस में चले जाते हैं, बी संस्तर में, यानी कि निश्चालन। आप देखो कई बार जो है बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो बरसात होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में ए हॉरिजॉन, देखो ए हॉरिजॉन की हमने बात की थी, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है। अब जब बरसात हुई तो बरसात के साथ ही क्या होता है, कुछ खनिज तत्व होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, एक तो होती है मृत्तिका क्ले, और एक होता है एल्युमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड। ये क्या होते हैं, ये निचले संस्तरों में चले जाते हैं, कहाँ पर, बी वाले में। कहाँ पर चले जाते हैं भाई, जल के साथ प्रवाह होकर, है ना, किसी भी रूप में ये क्या करते हैं, जो क्ले एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो ए संस्तर से निचले संस्तर में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर इनका क्या हो रहा है भाई, इनका निश्चालन होता है। क्या होता है, निश्चालन। और ये निश्चालन होने को ही हम क्या कह देते हैं, एक अलग और टर्म दे देते हैं, इलुविएशन। क्या कह देते हैं, इलुविएशन, यानी कि वॉशिंग आउट, मतलब धुलाई हो रही, धुलाई हो रही मतलब जो यहाँ से जो चीज़ें थी, पोषक तत्व थे, जो क्ले पार्टिकल्स थे, एल्युमिनियम था, ये कहाँ चले गए, नीचे चले गए। मतलब इस संस्तर की तो धुलाई हो रही थी, नहीं हो रही। कब ये स्थिति आती है, जब मृदा का निर्माण होता है, कई बार निश्चालन की क्रिया होती है, जब बहुत ज़्यादा जल आ जाता है, तब उस स्थिति में होता है। किसमें होता है, ए संस्तर में होता है। याद रखना, क्योंकि मैं इसको आगे भी डिफाइन करूंगा जब मैं मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं बताऊंगा। तो मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में मैं आपको निश्चालन भी बताऊंगा कि निश्चालन होता है, निश्चालन में क्या होता है, ए संस्तर में, या निश्चालन का मतलब समझो क्या होता है। निश्चालन का मतलब होता है ऊपरी संस्तर से जल के साथ निचले संस्तरों में पोषक तत्वों और खनिज लवणों का चले जाना। फिर बोल रहा हूँ, निश्चालन का क्या मतलब होता है, खनिज तत्वों और पोषक तत्वों का जल के साथ ऊपरी संस्तर से निचले संस्तरों में जल क्षेत्र से भी नीचे चले जाना, वो आपका क्या है, निश्चालन कहलाता है। और जब मृदा निर्माण की प्रक्रिया होती है तो जो ए संस्तर होता है वहाँ से किसका निश्चालन होता है, क्ले एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड का निश्चालन होता है। और इस निश्चालन की क्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, इल्यूविएशन कह दिया। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, वॉशिंग आउट हो रहा है, यानी कि धुल गया भैया, धुलाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वॉशिंग आउट हो रहा है। अब सुनो, जो निश्चालन होके आए, जो भी तत्व जो है ए संस्तर से निश्चालन हुआ जिनका, और वो क्या होते हैं, बी संस्तर में जमा हो जाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, कि यह संस्तर संचयन होता है, संचयन या निक्षेपण, संचयन या निक्षेपण संस्तर कहते हैं इसे, है ना। निक्षेपण का मतलब होता है आई वाला एलिवेशन। देखो, जो यहाँ पर थे, जो यहाँ से आए थे, वो किस संस्तर में आ जाते हैं, बी संस्तर में आ जाते हैं। कौन कौन आ जाएंगे, क्ले और एल्युमिनियम के जो आउटसाइड है वो क्या है, निश्चालित होकर जो है ये निचले के संस्तर में आ जाते हैं। याद रखना, किस संस्तर में आ जाएंगे भैया, बी में आ जाएंगे। और इसीलिए अब यहाँ पर जो है इन पोषक ये जो आए हैं, इनका क्या हो रहा है, संचयन हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं। इसका मतलब हम इसको एक और शब्द कह सकते हैं कि निक्षेपण हो रहा है, आई वाला इल्यूविएशन हो रहा है। ठीक है, याद रखें क्या हो रहा है, आई वाला इल्यूविएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है भाई, बी संस्तर में हो रहा है, समझ रहे। चलिए और देखते हैं आगे इसका क्या क्या हो रहा है इसमें।
कहाँ पर आ रहे भाई, ये कहाँ पर आ रहे, नीचे आ रहे, ध्यान रखें भाई। तो इसे निश्चलित संस्तर भी कहते हैं, याद रखें, है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार क्वेश्चन आता है कि वॉस इन इन, देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, आउट हो रहा था, और यहाँ पर क्या होता है, वॉस इन इन, यानी कि धुली हुई चीज़ें कहाँ पर आ चुकी हैं, वो बी में आ चुकी हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि एल्यूमिनियम और आयरन की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन की ऑक्साइड या मृतिका ए संस्तर से किस संस्तर में चले जाते हैं, तो बी संस्तर में चले जाते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसको निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं। ठीक है भाई। फिर बात करें, देखो जो क्वेश्चन आता है ये हॉरिजन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, तो मैं उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। सी की बात करें, सी के बारे में है कि भैया ये चट्टान से कम विघटित एवं असंगठित स्तर होता है, संस्तर होता है, ध्यान रखें। जो सी संस्तर होता है ये कम विघटित या कम अपक्षेद होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का संचयन होता है। इस संस्तर में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट का संचयन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का संचयन किस संस्तर में देखने को मिलता है, तो वो इसमें संस्तर में देखने को मिलता है। ठीक है भाई। और ये आर रॉड क्या होती है, ये होती है भाई जो चट्टान होती है ना, इसे बेड रॉड कहते हैं। ये जो आर से स्तर होता है ये बेड रॉड का मतलब है कि भैया चट्टानों का टूटा फूटा हिस्सा होगा, जो चट्टान है या मूल पदार्थ जिससे मृदा का निर्माण हो रहा है उसका ये टूटा फूटा जो हिस्सा है, ऋतुचरित जो चट्टान होती हैं वो ये आर होती है, फिर आर से फिर सी, सी से बी, बी से ए बनती है, ओ नहीं बनती। ओ कहाँ बनती है, वो आपके जो हैं जो जनरल हैं या आपके जो वन हैं वहाँ पर ओ संस्तर बनता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है भैया एग्जाम में ना डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली क्या बात है, दो शब्द की बात होती है। एक तो बात होती है रेडोलिथ, एक रेडोलिथ शब्द देखने को मिलता है, एक मिलता है सोलम। ठीक है, रेडोलिथ का कई बार पूछ लेते हैं। रेडोलिथ का मतलब होता है ए प्लस बी सी ऑरिजिन दोनों को मिला के रेडोलिथ कहते हैं, और ए और बी को दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको हम सोलम कहते हैं। याद रखें, रेडोलिथ और सोलम। चलिए यहाँ तक लिख लें भाई। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कैसी लगी बता देना। मृदा किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। जो सोलम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फ्लोर होता है। मृदा विज्ञान के जनक कौन है, बीबी डॉटूजेब हैं। कृषि रसायन के जनक कौन है, जेबी लेविन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द हैं। पेडोलॉजी का मतलब होता है मृदा के निर्माण, जन्म और वितरण का अध्ययन होता है। एडोफोलॉजी का मतलब होता है उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन होता है। फिर अगली बात की, मृदा जो है पादप वृद्धि के लिए माध्यम कैसे पोषक तत्व प्रोवाइड कराती है। 17 पोषक तत्व में से 14 पोषक तत्व प्रोवाइड कराती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये जल और हवा से प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो मृदा और हवा से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर मृदा के जो अवयव है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। कितना मूल खनिज पदार्थ होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मृदा वायु में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि भैया CO2 की मात्रा कितनी होती है, जो वायुमंडल की तुलना में 10 गुना होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। मृदा परिच्छेद का है, ये अभी हमने चर्चा की। ठीक है, इस प्रकार से जो है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं। ठीक है, अब आपको वीडियो किस प्रकार की और कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट और आए। इसी प्रकार से मैं आपको अच्छी तरह से आपकी जेट की जो प्रिपरेशन है वो करा सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो आपके पास आ जाएगी। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।